हेलो एवरीवन, दिशा लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं, क्योंकि मुस्लिम लॉ में सेक्शंस नहीं है, इसलिए खुश हो जाइए। आज हम पढ़ेंगे केवल प्रोविजंस। मुस्लिम लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट सेक्शंस और क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मुस्लिम लॉ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जिसको आता है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो लोग ये शिकायत करते हैं कि मैम मुस्लिम लॉ जो है इसके शब्द हमें समझ में आते ही नहीं है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, इनका मतलब हमें समझ में आता नहीं है। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चों, वो ये है कि हिंदू लॉ जो है वो कॉडिफाई है, अर्थात कानून के रूप में लेखबद्ध है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम और अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। लेकिन मुस्लिम लॉ जो है वो कॉडिफाई नहीं है, अर्थात उसमें कोई सेक्शंस मेंशन नहीं है, इसीलिए जो है इसके प्रोविजंस जो है मेंशन किए गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो है लाइक का बटन दबा दीजिए। मुस्लिम लोगों का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहला, वो है मुसलमान किसे कहते हैं। अब मुसलमान किसे कहते हैं, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात जो कहता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके क्या है, रसूल हैं, अर्थात पैगंबर है, तो वो कौन होता है? मुसलमान होता है। लेकिन केवल यही जो है मुसलमान होने के लिए जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी ये जरूरी है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ है, या फिर जिसके माता पिता मुस्लिम है, या फिर जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो ऐसा व्यक्ति भी मुस्लिम कहलाता है। या फिर किसी बच्चे का लालन पालन जो है मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ है, तो वह बच्चा मुस्लिम कहलाएगा। जैसे एक बच्चा है वो खो गया मेले में और कोई मुस्लिम परिवार के व्यक्ति उसको अपने घर ले गए और उस बच्चे का लालन पालन जो है वो मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ, जैसे कि उसे कुरान पढ़ाई गई, उसे मंदिर की जगह मस्जिद ले आया गया, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा? मुस्लिम कहलाएगा। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, मुसलमान किसे कहते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है कि मुस्लिम विधि के कौन कौन से सोर्सेज हैं, मुस्लिम विधि के कौन कौन से स्रोत हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरह से हिंदू विधि के स्रोत थे, दो तरह के स्रोत थे, एक था प्राचीन और एक था आधुनिक। इसी प्रकार से मुस्लिम विधि में भी दो प्रकार के सोर्सेज हैं। तो आप इसको एक डायग्राम बना करके और फिर जो है आप उसे याद कीजिए और वही डायग्राम आप अपने एग्जाम में भी मेंशन करके आइएगा। सबसे पहले मुस्लिम विधि के दो सोर्सेज हैं, पहला है प्राचीन और दूसरा है आधुनिक। प्राचीन सोर्स जो है उसमें उसके चार काइंड है। सबसे पहला है कुरान, फिर दूसरा है सुन्नत, तीसरा है इजमा, चौथा है कयास। कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास। कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास। जैसे मैं आपको 3 बार बोल चुकी हूँ, आप इसको 10 बार बोलिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप इसको 10 बार बोलिए, ताकि आप इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि शब्द जो है आपके लिए नए हैं। कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास, ये क्या है? मुस्लिम विधि के सोर्सेज हैं, अर्थात मुस्लिम विधि का जो ओरिजिनेशन है कि कहाँ से मुस्लिम लॉ की उत्पत्ति हुई, कहाँ से मुस्लिम लॉ आया, तो उसके जो सोर्सेज हैं, ये प्राचीन स्रोत जो हैं ये मेंशन किए गए हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम विधि के जो आधुनिक सोर्सेज हैं, मॉडर्न सोर्सेज हैं, वो कौन से हैं? वो है, पहला है पूर्व निर्णय अर्थात प्रेसिडेंट, दूसरा जो है वो है आपका विधान लेजिस्लेशन, तीसरा है इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियस और चौथा है कस्टम। अब आप कहोगे मैम यही सोर्सेज आपने हिंदू लॉ में पढ़ाए थे और यही सोर्सेज आप मुस्लिम लॉ में पढ़ा रहे हो, तो बच्चों सोर्सेज जो हैं मॉडर्न सोर्सेज वो दोनों में सेम है, हिंदू लॉ में सेम है, मुस्लिम लॉ में सेम है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को कंपैरेटिवली पढ़ना है, क्योंकि हिंदू विधि में जहाँ सोर्सेज श्रुति, स्मृति, टीका, भाष्य थे, उसी प्रकार से मुस्लिम विधि में कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास ये दिए गए हैं। तो आपको कंपैरेटिवली पढ़ने से आप किसी के भी सोर्सेज नहीं भूलोगे। और इसका एक डायग्राम फॉर्मेट कीजिए, प्राचीन स्रोत, आधुनिक स्रोत दो प्रकार से, फिर प्राचीन के 4 जो है इसके पार्ट्स कीजिए, इसी प्रकार से आप मॉडर्न के 4 पार्ट कीजिए, तो इससे आपको बच्चों एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे।
अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको बताना है कुरान के बारे में कि कुरान क्या है। कुरान जो है मुस्लिम विधि का सबसे मेन सोर्स है। मेन सोर्स मतलब जहां से पूरा मुस्लिम लॉ ओरिजिनेट हुआ है। कुरान में 6666 आयतें हैं। कुरान में वो सब चीजें लिखी हुई हैं, चाहे निकाह है, तलाक है, हर चीज के बारे में कुरान में लिखा गया है। कुरान में वे सब बातें लिखी हुई हैं जो मोहम्मद पैगंबर साहब को, जो अल्लाह ने बताई हैं, अर्थात जो कुछ संदेश उन्हें मिले वो सब बातें कुरान में लिखी हुई हैं। इसके बाद में फिर है कुरान के बाद में सुन्नत। अब सुन्नत जो है इसके 3 प्रकार हैं। जो मैं बोल रही हूँ बच्चों, इसको डायग्राम, जो डायग्राम बना रहे हो उसी में ही लिखते जाइए। सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल तकरीर। ये सुन्नत के 3 प्रकार हैं। इसी प्रकार से फिर है कुरान, सुन्नत, इज्मा। अब इज्मा जो है इसका भी 3 प्रकार है। मोहम्मद साहब के साथियों का इज्मा, विधिवेताओं का इज्मा और जनता का इज्मा। तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो मैं कह रही थी ना, आपको रजिस्टर में आपको चीजें क्या लिखनी है, इस तरह से रजिस्टर में चीजें लिखनी है। तो शॉर्टकट जो है वो ये है आपका कि आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और इसकी जो थ्योरी है वो पूरा भर के नहीं लिखना, सिर्फ इसका मीनिंग लिखना है कि आखिर इसका मीनिंग होता क्या है। तो फिर आपको लिखना है कयास, जिसका मतलब होता है अनुमान। तो कुरान, सुन्नत, इज्मा, कयास, ये जब आपने 4 लिखे हैं इन्हीं के ही टुकड़े कीजिए कि सुन्नत जो है उस सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल तकरीर, अर्थात मोहम्मद साहब ने जो कहा, मोहम्मद साहब ने जो किया और मोहम्मद साहब ने जिसपे मौन सहमति दी, उसको हम कहते हैं सुन्नत फेल, कौल, तकरीर, ठीक है। उसके बाद में मोहम्मद साहब के साथियों का इज्मा, विधिवेताओं का इज्मा और जनता का इज्मा, ये 3 प्रकार से इज्मा के हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप डायग्राम सही से बनाओ और आप अच्छा आंसर लिख के आओ। अब एक इंटरव्यू में मुझसे ही प्रश्न पूछा गया था कि मुस्लिम विधि के सोर्सेज में और हिंदू विधि के सोर्सेज में बेसिक डिफरेंस बताओ। तो हिंदू विधि के सोर्स में और मुस्लिम विधि के सोर्स में बच्चों, जो सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि हिंदू विधि के जो प्राचीन स्रोत हैं, प्राचीन स्रोत का मतलब जो एंशिएंट स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, वो वैलिड नहीं है। आज हम श्रुति स्मृति टीका कहाँ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो उसके मॉडर्न सोर्सेज हैं वो एप्लीकेबल हैं। लेकिन मुस्लिम विधि के जो प्राचीन स्रोत हैं, कुरान, सुन्नत, इज्मा, कयास, वो आज भी जो है लागू हैं। आज भी जो है पूरा का पूरा मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो उसी को ही फॉलो कर रहा है। इसलिए मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो इसको मान रहे हैं। इसलिए प्राचीन स्रोत आज भी जो है उसका एग्जिस्टेंस है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको पढ़ना है, वो है आपका मुस्लिम विधि की कौन कौन सी शाखाएं हैं। जैसे आपने पढ़ा था हिंदू विधि में, तो हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं, दया भाग और मिताक्षरा। इसी प्रकार से मुस्लिम विधि की भी 2 शाखाएं हैं, उसका नाम है शिया और सुन्नी। देखिए जब आप मुस्लिम लोगों को आगे पढ़ेंगे, निकाह पढ़ेंगे, तलाक पढ़ेंगे, हर जगह आपको पता लगेगा शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी। तो शिया जो है वो थोड़ा कट्टर समुदाय है, सुन्नी जो है थोड़ा लिबरल है। तो शिया और सुन्नी में डिफरेंस जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए अगर आप डिफरेंस याद कर सको तब तो इस प्रश्न को करना, अदरवाइज इस प्रश्न को मत करना। लेकिन शिया सुन्नी का जो क्वेश्चन है इसमें पॉइंट्स लिखने होंगे आपको, और वो पॉइंट लिखने होंगे जो रियल में है, ऐसा नहीं इसमें गप्पे वाले चीजें चलेंगी नहीं, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इस प्रश्न को अगर आपको याद हो जाए तो कर लेना। आपके सामने प्रश्न है मुसलमान किसे कहते हैं, मुस्लिम विधि के सोर्सेस कौन से हैं, तो आप इस प्रश्न को कीजिएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, वो है निकाह। जैसे हम हिंदू में जो शादी है उसको हम कहते हैं विवाह, लेकिन मुस्लिम विधि में उसे ही कहते हैं निकाह। सबसे पहले आपको क्या करना है कि निकाह किसे कहते हैं, निकाह किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जो है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके थ्रू बताया गया है कि मुस्लिम विवाह जो है अर्थात निकाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो संस्कार नहीं है। मुस्लिम विधि जो है, मुस्लिम में जो विवाह है वो एक संविदा है, प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, वो संस्कार नहीं होता है। तो आपका प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपको। तो आपको इस तरह से बताना है कि मुस्लिम विधि में जो विवाह है वो संविदा होता है, संस्कार नहीं होता। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। एक अच्छा आंसर जो है तभी फ्रेम होगा, सबसे पहले अच्छे अच्छे केसेस की कोटेशंस जो हैं वो आप लिखोगे। इसके बाद में जब आपने कोटेशंस लिख दी, आपने बता दिया कि निकाह किसे कहते हैं, अब आपको बताना पड़ेगा कि निकाह के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं, अर्थात निकाह के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो अब आपको बताना पड़ेगा निकाह के लिए 2 पक्षकारों का होना जरूरी है, एक पति और पत्नी, ठीक है। 2 पुरुष विवाह नहीं कर सकते, 2 महिलाएं विवाह नहीं कर सकते। ये आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया है जिसमें साफ साफ मेंशन किया है कि सेम जेंडर में शादी नहीं होती है, ओके।
तो यहाँ पे लड़का और लड़की का होना जरूरी है। दूसरा है वो क्या हो, सक्षम हो। अब सक्षम का मतलब हिंदू लॉ में अपन बात करें तो वहां पे 18 और 21 की एज मेंशन की गई है, जबकि मुस्लिम लॉ में 15 वर्ष का जो बच्चा है उसका विवाह हो सकता है। उसे हम कहते हैं जबर। माता पिता जो उसके परिवार वाले हैं उसकी सहमति से विवाह हो जाए तो वो मान्य होता है। ओके, तो सक्षम होने चाहिए। तीसरा है कि उसमें विवाह के समय, निकाह के समय जो है साक्ष्यों की उपस्थिति, अर्थात दो गवाहों का उपस्थित होना जरूरी है। दो गवाह उपस्थित होंगे तभी जो है मैरिज होगी। अगर दो महिलाएं हैं तो नहीं, एक पुरुष का होना भी जरूरी है। अगर दो पुरुष हैं तो निकाह के लिए साक्ष्यों की उपस्थिति। अब शिया और सुन्नी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है बच्चों कि शिया कहता है कि विवाह के समय नहीं, तलाक के समय दो गवाहों का होना, उपस्थित होना जरूरी है। लेकिन सुन्नी कहता है नहीं, सुन्नी विधि जो है वो ये समर्थन करती है कि निकाह के समय दो गवाहों का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में एक है मेहर, अर्थात प्रतिफल के रूप में क्या होगा, मेहर। हिंदू धर्म में जिस प्रकार से जो लड़की वाले हैं वो लड़के वालों को दहेज देते हैं, वही चीज मुस्लिम में सबसे अच्छी बात है कि जो लड़के वाले हैं वो लड़की को मेहर देते हैं। तो मेहर क्या है, निकाह के प्रतिफल स्वरूप दिया गया आदर सूचक तोहफा है। तोहफा मतलब गिफ्ट है कि लड़के वाले लड़की को पैसे देते हैं, वो मेहर है। ठीक है, तो इसमें मेहर भी होता है। तो मुस्लिम विवाह जो है वो संविदा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टू पार्टीज हैं। दूसरा है प्रतिफल के रूप में मेहर है, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट। एक समय में उपस्थिति, ऐसा नहीं कि लड़का तो है इस समय यहाँ पे और लड़की है जापान में बैठी हुई है, तो ऐसे निकाह नहीं होगी। दोनों की एक समय पे प्रेजेंस जरूरी है, एक समय में उपस्थिति जरूरी है। फोन से शादी नहीं होती है कि आप वीडियो कॉल कर लो शादी हो जाएगी, एक समय में उनकी उपस्थिति जरूरी है। तो निकाह के असेंशियल एलिमेंट, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मुस्लिम धर्म में निकाह कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही इजी है बच्चों। अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत इजी है। तो निकाह जो है 3 प्रकार का होगा। पहला है मान्य विवाह, जिसके असेंशियल एलिमेंट बता चुकी हूँ। दूसरा है बातिल और तीसरा है फासिद। बातिल, अब हमको लगेगा बातिल पता नहीं क्या है, लेकिन बातिल का मतलब है शून्य विवाह और फासिद का मतलब होता है शून्य करने विवाह। बातिल का मतलब ये है कि विवाह की उस विवाह का कोई मतलब ही नहीं होता, वो प्रारंभ से शून्य है। अगर रक्त संबंध, विवाह संबंध, धात्रेय संबंध में, रक्त संबंध में, विवाह संबंध में, धात्रेय संबंध में कोई शादी होती है, भाई बहन आपस में शादी कर ली, तो ये शादी शून्य होती है, इसको बोलते हैं बातिल। फासिद का मतलब क्या होता है कि अगर, सॉरी, बातिल में जैसे अगर कोई विवाह संबंध में शादी करता है तो वो शादी जो है शून्य होती है, इसको हम कहते हैं बातिल। इसी प्रकार से फासिद किसे कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है, मुस्लिम धर्म में 4 शादी जो है अलाउ है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति 5वीं शादी करता है तो वो क्या होती है, फासिद। यदि कोई व्यक्ति किसी तीर्थ यात्रा के दौरान किसी महिला से विवाह करता है, वो फासिद होगी। यदि कोई व्यक्ति इद्दत बिताती हुई महिला से विवाह करता है तो ऐसा निकाह जो है वो भी क्या होगा, फासिद होगा। तो ऐसे बच्चों कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप कुछ मत कीजिए, आप उनके डायग्रामेटिक फॉर्म में जो है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इससे सिर्फ उनको आप 1 2 3 बार रिवीजन कीजिए। आपको प्रोविजंस अंदर से डिटेल नहीं पढ़नी, पहले आपको ये याद करना है कि विवाह जो है वो बातिल कब होता है, फासिद कब होता है। मान्य विवाह कब होगा, 2 पक्षकार होंगे, सक्षम होंगे, एक समय पे उपस्थित होगी, उसके प्रतिफल के रूप में मेहर होगा। ठीक है, तो ये मान्य विवाह है। ऐसे बातिल, रक्त विवाह, जो है धात्रेय संबंध में विवाह होता है। इसी प्रकार से फिर आपको फासिद पढ़ना है। फासिद के पॉइंट बहुत इजी दे रखे हैं, 5वीं स्त्री से विवाह कर ले, गर्भवती से विवाह करे, तीर्थ यात्रा के दौरान विवाह करे, तो वो विवाह क्या होगा, इद्दत बिताती हुई अवधि से महिला से विवाह करे, तो ऐसे विवाह जो है फासिद होगा। तो इस तरह से आपको विवाह के इस क्वेश्चन को तैयार करना है। तो बहुत ही सिंपल है, निकाह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, आप सीरीज पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए आप टीबीडी की सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें निकाह के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों को क्लब कर लो और तीनों क्वेश्चन का एक टॉपिक बना लो कि निकाह। अब प्रश्न कुछ भी आए, जो पूछा गया है पहले पहले तो वो लिखोगे, और फिर जो आपने याद कर रखा है बची हुई चीजों में डायग्रामेटिक फॉर्म में उनको एक्सप्लेन कर देना। इससे कोई कई जो लोग ये कहते हैं पेज भरने से मार्क्स मिलेंगे, तो आपके पेज भी भर जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में संतुष्टि होती है कि हाँ मुझे 8 9 पन्ने भरने हैं, तो आप रेलेवेंट चीजें लिख के आओ। जो चीज पूछी गई है वो पहले बताओ, और जो चीज आपको आपको याद है उस टॉपिक से रिलेटेड वो लास्ट में मेंशन करना। ओके, तो निकाह का टॉपिक जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है अगला सवाल, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है तलाक। तलाक किसे कहते हैं, देखो हिंदू लॉ में तलाक के ग्राउंड्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 13 में।
तो तलाक के 7 ग्राउंड हैं, आप उन आधार पे तलाक ले सकते हैं। पति पत्नी को दोनों को मिले हुए हैं, पत्नी को स्पेशल ग्राउंड्स मिले हुए हैं। इसी के अलावा जैसे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स जो है किस प्रकार से हुआ, ये भी मेंशन किया गया है। देखिए मुस्लिम धर्म में तलाक जो है उसका एक अलग तरीका है। कैसे? देखो तलाक यहाँ पे कई तरह से होता है। अगर अलग-अलग फॉर्मेट बताऊँगी मैं आपको, जैसे हम कहेंगे इला, जिहार, लियन, फ़स्क, तो आप कहोगे मैडम ये क्या बोल रही हो आप? ये भी जो है मुस्लिम विधि में तलाक के काइंड्स हैं। जैसे कैसे होगा? इला का मतलब है कोई मुसलमान जो है वयस्क है, स्वच्छित है, वो खुदा की कसम खा के कहे कि वह अपनी पत्नी के साथ में कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं करेगा 4 महीने तक, तो वो इला करता है। जिहार का मतलब क्या है? जब कोई मुसलमान अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ से या अपनी जो जो बहनें हैं, उनसे तुलना करता है। जो भी प्रोहिबिटेड रिलेशंस की जो महिलाएँ हैं, उनसे अपनी पत्नी की तुलना करता है। जैसे कि अपनी पत्नी को कोई पति कहे, "तू मेरी माँ जैसी है।" इसका मतलब क्या हुआ? वो जिहार कर रहा है। इसके अलावा लियन का मतलब है, जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी होने का, अडल्टरी में होने का झूठा आरोप लगाए और वो आरोप जो है वो झूठा प्रूव होता है, तो वो लियन होता है। तो ऐसे जो शब्द दिए गए हैं, देखो एक बार हमने पढ़े, याद हो गए क्योंकि ये बहुत ईज़ी है। इला, जिहार, लियन। तो इस तरह से कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं आपके, तो आप इनको कर लीजिएगा। लेकिन मुस्लिम लॉ में तलाक जो है वो 2 प्रकार से होता है। एक तलाकुल सुन्नत, एक तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत जो है, ये इसको बोलते हैं अच्छा तलाक। लेकिन तलाकुल बिद्दत इसको कहते हैं खराब तलाक। क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में शायरा बानो वर्सेस भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन किया है। आखिर ट्रिपल तलाक जो है ये इसको ही बैन क्यों किया? क्योंकि इसको सबसे घृणित तलाक बोलते हैं। ये आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार है, इसका वॉयलेशन करता है, डेरोगेटरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो ट्रिपल तलाक का जो केस है शायरा बानो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। तो ट्रिपल तलाक आखिर तलाकुल बिद्दत है, तलाकुल सुन्नत है, कौन-सा है? तलाकुल बिद्दत जो है, वो तलाक बैन हुआ है, तलाकुल सुन्नत तो आज भी मान्य है। तलाकुल बिद्दत को में क्या होता है व्यक्ति बच्चों, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें तलाक, तलाक, तलाक देता हूँ या फिर कोई व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ और तुरंत शादी जो है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यहाँ पे पछतावे की या फिर शादी को वापस से जो है कंटिन्यू करने की कोई संभावना नहीं होती। तो इसलिए ट्रिपल तलाक सबसे घृणित तलाक बोला जाता है। अगर किसी महिला का पुरुष से तलाक हो गया सपोज़ कीजिए, तो क्या वो उसे रीमैरिज कर सकता है? तो मुस्लिम विधि में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों क्या है कि उससे वो डायरेक्ट रीमैरिज नहीं कर सकता, दोबारा शादी नहीं कर सकता उस महिला से। उसको बाद में लगे मैंने शराब में दे बोल दिया था, नशे में बोल दिया था या फिर मैंने मज़ाक में बोला। अगर मज़ाक में बोला या फिर हँसी-मज़ाक में या फिर किसी भी तरह से बोला, तलाक हो गया। उसके बाद वो महिला किसी और से शादी करेगी। फिर कोई और उसको तलाक देगा, उसके बाद वो उसकी इद्दत जो है फ़ॉलो करेगी, उसके बाद कहीं जाकर के वो जो आदमी है, जिसको पहला पति है, वो उससे शादी कर सकता है। ऐसा यहाँ मुस्लिम लॉ में मेंशन किया गया है। इसके बाद इसमें आपको जो तलाकुल बिद्दत है, इसमें ट्रिपल तलाक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद तलाकुल सुन्नत है। ये 2 प्रकार का होता है, तलाक हसन, तलाक ए हसन। तो इसको भी एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आप याद करना, ये बहुत ही ईज़ी है। अगर मैं सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सभी बहुत बोर हो जाओगे। इसीलिए मैं हर टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको जब भी आप वो टॉपिक पढ़ें तब आप उसे जो है देख कर के अपनी मेमोरी को और अच्छे से जो है रिफ्रेश कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ बहुत ईज़ी है। इसलिए तलाक हसन, तलाक ए हसन, ये आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना कि मैडम हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझा दूँगी। इस प्रकार से तलाक जो है आपको इसके हर पॉइंट को आपकी सीरीज में 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सब को आपको जो है डायग्रामेटिक फॉर्म में अपनी कॉपी के रजिस्टर में लिखना है। ये कॉपी रजिस्टर जो भी मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, वो लिखना है। मेन पॉइंट और उसका मीनिंग बस। ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। केस लॉ रहे, अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, "क्या मैडम केस की डिटेल भरना ज़रूरी है?" शायद वो वीडियो भी देख रही होगी लड़की। लेकिन बच्चों जैसे कोई केस है, सिंपल एक केस है, आपने लिखा राम वर्सेस श्याम और खाली छोड़ दिया, तो आप बताओ आपको पढ़ने में खराब लगेगा, एग्जामिनर को तो अपने आप लगेगा। आप लिखोगे तो सही राम वर्सेस श्याम में आखिर क्या हुआ? जैसे केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक लाइन में लिखा हुआ है कि आप संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते।
तो ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो जहाँ पे कोई केस है जिसका कोई लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका कोई मेन कंटेंट निकल के आया, जैसे शायरा बानो के केस में ट्रिपल तलाक बैन हुआ, जैसे जोसेफ शाहीन के केस में जो है अडल्ट्री जो है बैन हुई, नवतेज सिंह के केस में सेक्शन 377 जो है इसके ऊपर जो है जजमेंट आया। तो आपको उस केस का अंदर का तो पता होना चाहिए कि आखिर उस केस से निकल के क्या आया, तो वो तो आपको कम से कम लिखना पड़ेगा। ओके, तो केस का थोड़ा सा जो है डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, और उसका जो मेन, ऐसे पूरी कहानी नहीं, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद में फिर आपको पढ़ना है कि तलाक हसन क्या होता है। अब एक प्रश्न है, आपकी सीरीज में एक सवाल दे रखा होगा कि पत्नी को कुछ विशेष अधिकार हैं। एक मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम बना हुआ है, उसमें महिलाओं को जो है कुछ स्पेशल ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके आधार पे वो पति से तलाक ले सकते हैं। जैसे पति जो है वो क्रुएल्टी करता है, पति पागल है, पति जो है वो छोड़ के चला गया है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे 7 साल तक गायब हो गए, वहां पे है 4 साल तक गायब है, पति को जेल हो गई है। तो ऐसे कुछ ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं। तो महिलाओं के ग्राउंड्स अलग हैं, पुरुष के ग्राउंड्स अलग हैं। तो आप जब भी पढ़ें तो महिला पुरुष दोनों को पढ़ना, क्योंकि तलाक का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है, तलाक के बाद अगला है मेहर। मेहर मैंने आपको बताया था कि मेहर जो है गिफ्ट होता है जो पति की ओर से पत्नी को दिया जाता है, अर्थात मेहर जो है पति के द्वारा पत्नी को दिया गया आदर सूचक तोहफा है। ठीक है, तो का क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इसमें आपको 4 शब्द याद करने हैं और पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। 4 शब्द मतलब 4 शब्द ही पढ़ने हैं, लाइनें भी नहीं बोल रही मैं। तो मेहर किसे कहते हैं, सबसे पहले अपना बीबी वर्सेस चौधरी अकील अहमद, ये केस आपको जरूर से लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जो उस पूरे क्वेश्चन का जो मेन जो है लैंडमार्क जजमेंट है वो तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। बाकी उसमें 15-20 दे रखे मत पढ़ो, मेन जो जजमेंट हो। अब मैंने कहा मेहर, तो सबसे पहले आपको लिखनी है मेहर की परिभाषा। मेहर जो है किसे कहते हैं, तो मुल्ला ने क्या कहा, किसी और राइटर ने क्या कहा, जस्टिस महमूद ने क्या कहा, तो हर किसी की डेफिनेशन को जो भी जितनी भी आपसे याद होती हैं तो वो आप लिख दीजिए। उसके बाद में फिर आपको करना है मेहर के प्रकार, उसका बनाइए डायग्राम कि मेहर 2 प्रकार का होता है, मेहर उल मुसम्मा, मेहर उल मिसल। मैंने कहा था आपको 2 बार बस ऐसे ही 4 शब्द याद करने हैं, 2 ये मेहर उल मुसम्मा, मेहर उल मिसल। इसी की प्रकार से मेहर मुअज्जल, मुवज्जल, अज्जल वज्जल, बस अंतर ये है, बस यही याद रखना है आपको। मेल मुसम्मा का मतलब क्या है, निश्चित मेहर। मेल मिसल का मतलब है उचित मेहर। देखो जब निकाह हो रहा है उस समय पे जो मेहर तय हो गया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो उसे बोलते हैं मेरुल मुसम्मा। लेकिन सपोज कीजिए निकाह के समय मेहर तय नहीं हुआ, उन्होंने कहा ठीक है बाद में दे देंगे, अब बाद में कितना मेहर होगा तो उसे कहते हैं मेरुल मिसल, अर्थात उचित मेहर। तो पत्नी कितनी सुंदर है, उसके खानदान की कितनी पत्नी में क्या क्वालिटी है, उसकी खानदान की जो और स्त्रियां हैं उन्हें कितना मेहर मिला, पति की जो स्टेटस है, वो पत्नी के जो खानदान का स्टेटस है, तो हर चीज को देख करके फिर वो मेहर तय किया जाता है, उसे बोलते हैं मेरुल मिसल। इसी का मतलब, इसी के बाद में है मेहर मुंह अज्जल, मुंह वज्जल। देखो अज्जल जो है इसे बोलते हैं तुरंत दे मेहर। तुरंत दे मेहर का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें पत्नी जो है उसके पास ये राइट होता है कि जब तक पति जो है वो मेहर का भुगतान नहीं कर देता, तब तक पत्नी जो है वो पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है, अर्थात पति से कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करेगी जब तक कि वो उसे मेहर नहीं देगा। इसे बोलते हैं मुंह अज्जल। इसी प्रकार से मेहर उल जो है मुंह वज्जल। वज्जल का मतलब है बाद में, या तो तलाक हो गया है या पक्षकार की मृत्यु हो गई है, तो ये जो है इसको बोलते हैं स्थगित मेहर, जो बाद में मिलता है। ठीक है, तो आपको इसमें बस यही पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस यही पढ़ना है मुंह अज्जल, मुंह वज्जल। फिर शिया सुन्नी में कितना मेहर मिलता है इसको मेंशन कर सकते हो, बाकी आपके वहां पे कोई लैंडमार्क जजमेंट है वही, तो इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो डायग्रामेटिक फॉर्म में आप इसका डायग्राम बनाना और फिर एग्जाम में उसको एक्सप्लेन करना। इसके बाद मेहर के बाद ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आपको निकाह पढ़ना है, आपको तलाक पढ़ना है, आपको मेहर पढ़ना है। आप कहोगे मैडम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ही बच्चों, आप पूरा का पूरा टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप उसका आंसर देने की स्थिति में होगी। आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, अभी जो पढ़ा रही हूँ, आई डोंट हैव बुक राइट नाउ, आई डोंट हैव बुक, मेरे पास, मैं कहीं अपने घर से बाहर हूँ, लेकिन मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने हर चीज को समझ के अच्छे से याद किया था, तो चाहे मुझसे आप कभी पूछिए मैं उन प्रश्नों को आराम से बता सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप जितने बच्चे भी पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपको इन फ्यूचर कहीं भी काम आएंगी। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग के केसेस होते ही नहीं है, आपके पास मुस्लिम लोग के कोई केस आया तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, आपको चीजें पता तो होनी चाहिए ना।
तो इसीलिए जो है आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इनको अच्छे से पढ़ो बच्चों, और अपनी परमानेंट मेमोरी में, जैसे होती है टेम्पररी मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी, तो अपनी परमानेंट मेमोरी में इसको फीड करो। जैसे कि आप कहीं कोई गाना सुनते हो ना, आपने एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार वो पक्का याद हो गया आपको। अगर वो गाना 10 साल के बाद बजेगा, तो क्या होगा? आप उसको गाना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत ही ध्यान से याद किया था। तो इसी प्रकार से हमारे सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद कहीं पर भी इस तरह के प्रोविजंस का ज़िक्र हो, तब आप आंसर देने की स्थिति में हो। यही आपकी पढ़ाई है, यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ओके? इसके बाद में फिर आपको लगेगा मैडम बहुत हमें समझाती है। देखो बच्चों, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई यही कहता कि आपको पढ़ना है, तो आपको हो सकता है आपको पेरेंट्स की बातें बुरी लगती हों, या फिर टीचर को लगता है कि हमें मिसगाइड कर रहा है, फिर हमें सारे दिन हमें ज्ञान देता है। हम आपको ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास अनुभव है। तो इसी प्रकार से बच्चों, अगर कोई आपको समझा रहा है कि आप जो है फ्रेशर हैं अभी, आपको कुछ नहीं पता आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, अभी बीए कर चुके हो, अभी आप जो है लॉ कर रहे हो। इसका मतलब आज से 3 साल बाद आपको एक रेस में भागना है, अर्थात कमाने की रेस में। अगर जज बनना है, आपको वकील बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपको पैसे कमाने हैं। तो आप पैसे कैसे कमाओगे जब तक आपकी डिग्री अच्छी नहीं होगी? इसलिए बार-बार जो है आपके पेरेंट्स जो कुछ कहते हैं, तो आप उनकी बात का बुरा मत मानिए। टीचर जो कुछ कहता है, तो आप उनकी बात को समझ के और आगे बढ़िए। इससे जीवन में आप बच्चों बहुत कामयाब होगे। इसके बाद आपको पढ़ना है, अगला जो सवाल है वो है नफ़क़। आप कहोगे मैडम नफ़क़ क्या होता है? देखो, हिंदू लॉ में जैसे हम कहते हैं मेंटेनेंस, भरण-पोषण, वैसे ही मुस्लिम लॉ में जो है उसका नाम है नफ़क़, भरण-पोषण। भरण-पोषण का क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, लेकिन इसमें शायरा बानो का जो केस है, शायरा बानो का केस लैंडमार्क जजमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आप उसे ज़रूर से मेंशन कीजिए। ये शा नफ़क़ जो है बहुत, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, जो भी आपका मेंटेनेंस है वो आप ले लोगे, ठीक है? मुस्लिम लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों क्या हुई शायरा बानो के केस में? देखिए देखिए होता क्या था मुस्लिम लॉ में, जो पति है वो पत्नी की इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो चैलेंज हुआ कि सीआरपीसी में सेक्शन 125 है, उसमें वो हर धर्म के व्यक्ति पे लागू होता है क्योंकि ये कॉमन लॉ है। तो फिर मुस्लिम महिला पर 125 लागू क्यों नहीं होता है? तो ये क्या हुआ कि शायरा बानो का केस जो है अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस रहा। तो इसको लेकर के फिर गवर्नमेंट ने, जब मुसलमानों ने विरोध किया, तब गवर्नमेंट ने जो है जल्दी-जल्दी में एक एक्ट बनाया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिला केवल अपने पति से इद्दत की अवधि तक ही जो है मेंटेनेंस ले सकती है। जैसे ही इद्दत की अवधि खत्म होगी, तो या तो वो अपने बच्चों से, या अपने माता-पिता से, या संपत्ति से, या फिर कोई भी अगर उसको मेंटेनेंस नहीं देगा, तो वो वक्फ बोर्ड से अपनी प्रॉपर्टी लेगी, मेंटेनेंस ले सकती है। इसलिए शायरा बानो का केस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है वक्फ। वक्फ क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रस्ट होता है, न्यास, ऐसे ही मुस्लिम लोग में वक्फ होता है। वक्फ की संपत्ति को जो देख-रेख करने वाला होता है, वो होता है मुतवल्ली। तो मुतवल्ली किसे कहते हैं? जो देख-रेख करता है, उसको हम बोलते हैं मुतवल्ली। तो वक्फ क्या होता है? एक मुसलमान जो वयस्क है, स्वस्थचित है, अगर वो अपनी संपत्ति को धार्मिक, खैराती या पवित्र उद्देश्य के लिए खुदा में जो है स्थायी समर्पित कर दे, उसे हम कहते हैं वक्फ। मतलब क्या होता है? जैसे मैं मुसलमान हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है, मेरा जीवन पूरा ठीक है चला गया है, मुझे जीना ज़्यादा नहीं है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है क्या करूँ, भगवान के नाम पे, अब चूँकि हम भगवान बोलते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे समर्पित कर दें कि बस अब जो भी है ये प्रॉपर्टी जो है, ये अल्लाह के जो बंदे हैं, जो भी गरीब लोग हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं, उनके काम आएगी। तो ऐसे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ कर दे, तो वो कहलाता है वक्फ। आप कहोगे मैडम फिर इन दान में और वक्फ में क्या अंतर होता है? देखो, वक्फ जो है वो अपने अपने जो है अपने घर के लोगों को भी हो सकता है, उसे बोलते हैं वक्फ अल औलाद। तो वक्फ का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा। वक्फ जो है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है हिबा। आप कहोगे मैडम हिबा क्या होता है? हिबा का मतलब होता है दान। जैसे हम लोग दान करते हैं, मैंने आपको टीपी टीपी जो पढ़ाया था, उसमें बताया था दान कैसे होता है, एक हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, उसमें दान कैसे होता है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बिना प्रतिफल के जो है दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी दे दे, तो दान कहलाता है। अब आपको मैडम जैसे हम बर्थडे पे गए, हमने गिफ्ट किया, वो गिफ्ट नहीं बच्चों। गिफ्ट का मतलब होता है जब अपनी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, चल संपत्ति है, अचल संपत्ति किसी व्यक्ति को दे रहे हो, तो उसे हम कहते हैं दान। तो ऐसे ही मुस्लिम लोग में होता है हिबा। हिबा जो है
ये इसे दान बोलते हैं। इसमें पार्टी जो है, जिसे जो व्यक्ति दान कर रहा है वो सक्षम होना चाहिए। दूसरा है बिना प्रतिफल के मतलब बिना कंसिडरेशन के। तीसरा है वो जिस व्यक्ति को दान दिया गया है उसको एक्सेप्ट करे। ऐसे कुछ एसेंशियल एलिमेंट का होना ज़रूरी है। तो हिब्बा की जो परिभाषा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, साथ ही साथ में उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको पढ़ना है हिब्बा बिल एवज और हिब्बा बिल शर्तुल एवज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपके इन दोनों में डिफरेंस पूछते हैं। तो हिब्बा पे जो है क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको हक शुफा। हक शुफा क्या होता है बच्चों, एक सिंपल जो आम भाषा में बताती हूँ आपको। सपोज करो दो प्रॉपर्टी है, जैसे ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी है। सपोज करो ये जो मालिक है वो अलग है और इस साइड का जो मालिक है वो अलग है। ये व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है। तो इसका जो राइट है वो ये है कि पहले ये प्रॉपर्टी खरीदेगा, भाई किसी और को बेचने से पहले जो है राइट किसका है, इसका है। अगर ये किसी और को ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, अगर ये आदमी किसी और को प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है कह सकता है कि भाई पहले मुझे बेच। ठीक है, तो ऐसे ही हक शुफा का राइट है। आप इसे जो है अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में फिर आपको पढ़ना है जो लास्ट में वसीयत। वैसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। वसीयत कैसे कर सकते हैं, कितने परसेंट तक की वसीयत जो है वो गैर मुस्लिम को हो सकती है ना। जो भी मुस्लिम की जो मरने के बाद जो कफन दफन के पैसे हैं उसको छोड़ करके कितने परसेंट तक की मुस्लिम जो है वसीयत जो है वो बाहर के लोगों के लिए कर सकता है जो मुस्लिम नहीं है। क्या गैर मुस्लिम को जो है अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। तो ऐसे इसी में है आल और रद्द का सिद्धांत। आल और रद्द का सिद्धांत ये देख लीजिएगा। तो लगभग बच्चों जितना मेरी मेमोरी में था, जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस छूट गए हो, लेकिन आपके पास बुक है, आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि हमें हर क्वेश्चंस को पढ़ना है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। हमें हर क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि बच्चों एग्जाम में साल में होता है एक बार और हमें लाने हैं अच्छे मार्क्स, क्योंकि ताकि हम एलएलएम में एडमिशन ले सके। ताकि और आप देखो एमपी में हुआ है कि वहां पे 70% वाला बच्चा जो है वो आरजेएस मतलब वहां एमपी जुडिशरी का फॉर्म भर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को जो है कैंसिल नहीं किया। आप सोचो 70% वाला बच्चा जो है, आप राजस्थान के बच्चों की 70% नहीं आती है, नहीं आती है। अब चूंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे हो सकता है आरजेएस में, जब एमपी में हुआ है तो आरजेएस में भी कर दे। 70% वाला जो है आरजेएस के लिए फॉर्म भर सकता है, फिर आप क्या करोगे। तो आपके पास अभी समय है, सेकेंड ईयर में हो या फिर जो भी आप ईयर में हो, मुस्लिम लोग हर क्लास में लग रहा है। तो आप लोग जो है किसी भी किताब को बहुत ही इंटरेस्ट लेके हर क्वेश्चन को प्रिपेयर करके और फिर जो है आप जो है उस बुक के आंसर लिख के आइए। आपको ऑटोमेटिकली अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर भी इन चांस किसी के मार्क्स नहीं आए, लेकिन जो आप बच्चों सीखोगे ना, जो नॉलेज आप गेन करोगे, वो आपके लाइफ टाइम जो है काम आएगी। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये चीजें हैं जो आप जोड़ रहे हो। जैसे हम एक एक रुपए जो है जोड़ करके, और एक दिन के बाद में बहुत सारे पैसे जब हमें मिलते हैं, जब वो गुल्लक फूटती है तो हमारे पास वो क्या होता है, बहुत सारे पैसे आते हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम अपनी डे बाय स्टेप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, इन फ्यूचर जो है ये हमें काम आएगी। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं इनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है बच्चों, इनको टॉपिक बना के पढ़ना है। आपको 2-3 पन्नों में पूरा निकाह खत्म करना है, 2-3 पन्नों में पूरा तलाक खत्म करना। तलाक पे 3 क्वेश्चन, तीनों को 3 पन्नों में छाप लो। इसके अलावा मेहर है तो मेहर पे जितने क्वेश्चंस आपके सीजन में पूछे गए हैं इनको लिख लो। इससे क्या होगा बच्चों कि आपको प्रश्न कुछ भी पूछे, क्योंकि टॉपिक इससे बाहर तो जाएगा नहीं, तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, आपका कोई प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार की मोर अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो दूसरे सब्जेक्ट का आएगा, तब तक के लिए थैंक यू।